नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित एक चर्चा लेकर आया हूं। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। तो चमन में दीदबर पैदा होने की जो कहानी है उसका नाता यहाँ पर 1957 के एक आर्कियोलॉजिस्ट से, विष्णु श्रीधर वकंकर। वकंकर साहब भोपाल से इटारसी के लिए रेल से यात्रा कर रहे थे और इसी समय उनको खिड़की से बाहर झांकते हुए कुछ ऐसे दृश्य नजर आए कि जिससे आकर्षित होकर वो उतर गए और उतरकर फिर उन्होंने उस दिशा में जब कदम रखा तो गुफाओं में हजारों नहीं लाखों साल का इतिहास अपने दीदबर का इंतजार कर रहा था। यहां से हमें इतिहास के उस दीर्घकालिक परंपरा का ज्ञान मिलता है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि पेलियोलिथिक से होते हुए मेसोलिथिक और फिर बाद के ट्रांजिशनल फेज से गुजरते हुए हिस्टोरिकल एज तक की जानकारी के लिए इन गुफाओं में ज्ञान कोश छुपा हुआ था। यदि आप अतीत के सबसे पिछले पन्नों की ओर जाइए तो आपको यह पता चलेगा कि इन गुफाओं में मानव विकास की प्रक्रिया के तहत होमो इरेक्टस चरण के मानव ने रहना शुरू किया था, क्योंकि होमो इरेक्टस ही पहला कैटेगरी है मानव का जिसने आग का आविष्कार किया और गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। यदि हम इसको ऐतिहासिक कालखंड के आधार पर जांचें तो हम कह सकते हैं कि यह लोअर पेलियोलिथिक का पीरियड था। यह वही पीरियड था जबकि मानव अपने उपकरणों के तहत एसुलियन फेज का उपकरण बना रहा था और उस दौर में मानव जब यहां रह रहा था तो उनके रहने के दौर का डिटेल्ड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। हालांकि हमें बहुत अतीत काल का, सुदूर अतीत काल का, जिसका डेट अभी हिस्टोरियन नहीं जानते हैं, कई सारे कप्यूल्स मिले हैं। कप्यूल्स का मतलब होता है कि गुफाओं के दीवालों पे कप के आकार का कुछ साइज बना हुआ मिला है। अब वो संयोग है या कि जानबूझ के किया गया है, इसको लेकर पुरातत्ववेत्ताओं में खूब मगजमारी हुई। लेकिन इसी तरीके के कई सारे कप्यूल्स हमें और भी गुफाओं में मिले और क्योंकि उनका निर्माण सिमेट्रिक तरीके से हुआ है तो ये मान्यता ज़्यादा मजबूत है कि देयर मस्ट बी सम डिजाइन, देयर मस्ट बी सम स्टोरी इन देयर माइंड। उन्होंने कुछ कहना चाहा होगा, क्या कहना चाहा था हम उसे आज समझ नहीं पा रहे हैं। उस प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मेसोलिथिक एज में। जब मेसोलिथिक एज में आप जाते हो तो देखोगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बेसिकली 7 ऐसी गुफाओं की श्रृंखला में से एक है। लगभग 10 किलोमीटर भूभाग में फैले हुए 700 गुफाएं हैं। उन 700 गुफाओं में 500 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें पेंटिंग की गई है। यदि इनके पेंटिंग के इतिहास को समझना चाहो तो यह समझ में आए कि प्राचीनतम पेंटिंग मेसोलिथिक पीरियड की है और मेसोलिथिक पीरियड से बात आगे बढ़ती है। उसके बाद में फिर मतपाल जैसे हिस्टोरियन आते हैं जो 1983 में जाकर इसका और गहरा रिसर्च करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भीमबेटका की पेंटिंग को हम कई चरणों में विकसित होते हुए देख और दिखा सकते। मोटे तौर पर इसके 3 चरण, एक है मेसोलिथिक पीरियड का, दूसरा है ट्रांजिशनल और तीसरा है हिस्टोरिक एज। मेसोलिथिक पीरियड के अंदर भी उन्होंने विकास के 5 चरणों को दिखाया है और हिस्टोरिकल एज के अंदर भी 3 चरणों को दिखाया है। यानी कि काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अब हमारे पास में उपलब्ध है। यदि हम इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन के बीच से यह समझना चाहें कि
भीमबेटका की मेसोलिथिक पेंटिंग कैसी थी, तो उसके तहत हमको कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि पेंटिंग का विषय क्या था, उसके बाद पेंटिंग के इन विषयों के आधार पर हमें इतिहास लेखन की क्या जानकारी मिलती है, और इसके अतिरिक्त पेंटिंग की ये परंपरा किस हद तक आगे की चित्रकला की परंपरा को प्रभावित कर सकी। इन 3 बातों के इर्द गिर्द ही हमारी आगे की चर्चा बढ़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग का विषय। इन चित्रकारों ने जो पेंटिंग बनाए हैं उनके पीछे का पर्पस क्या था, इसको लेकर इतिहासकार खूब मगजमारी करते हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक संकेतों के आधार पर इतिहास लिख रहे हैं, तो फिर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अतिरिक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है कि वो अपनी नीरवता भंग करने के लिए कुछ कलात्मक अभिव्यक्तियां करते होंगे, मोनोटोनी तोड़ने के लिए। हो सकता है उनके पास कुछ मैसेज होगा जो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ अनुष्ठानिक काम करते होंगे। वी कैन नॉट से कि ये रीजन रहा होगा, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं कि रीजन एक नहीं अनेक रहे होंगे, और हो सकता है ये तीनों रहे होंगे। अब तमाम पर्पसों के बीच से यदि इनकी पेंटिंग के विषय पर ध्यान दो, तो विषय को भी हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहली श्रेणी मानव की, दूसरी श्रेणी पशुओं की, और तीसरी श्रेणी दृश्यों की। मानव के अंतर्गत चलकर देखो तो आपको स्त्री और पुरुष दोनों की पेंटिंग नजर आएगी। पुरुषों के पेंटिंग्स में एक पेंटिंग आपको नजर आने को है कि जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जो नृत्य कर रहा है, और उसके हाथ में त्रिशूल के जैसा कोई उपकरण है। इस दृश्य की व्याख्या वकंकर साहब ने यह कहते हुए किया कि शायद यह नटराज के दृश्य को दर्शाता। एक दूसरी पेंटिंग है जिसका बेस काफी ब्रॉड है। उसके इस ब्रॉड बेस की व्याख्या इस तरीके से की जा रही है कि शायद यह कैरेक्टर उस समय का सरदार रहा होगा। लेकिन ज्यादातर पुरुषों की जो पेंटिंग मिली है वो या तो नृत्य करते हुए मिली है या तो शिकार करते हुए। नृत्य और शिकार के अंतर्गत ये रिमार्केबल है कि नृत्य तो स्त्री और पुरुष दोनों कर रहे हैं, शिकार प्रीडोमिनेंटली पुरुष करते हैं। महिलाओं की पेंटिंग पर यदि ध्यान दो तो आपको क्या नजर आने को है, एक तो नृत्य, और दूसरी जो विशेष बात नजर आती है वो ये कि ज्यादातर महिलाएं या तो खाद्य संग्रहण करते हुए दिखाई गई हैं, या तो भोजन पकाते हुए, या कि ग्राइंडिंग वगैरह का काम करते हुए। तो मानव के दृश्यों के बारे में यही सामान्य बातें हैं। यदि पशुओं की ओर चल के देखो तो मोटे तौर पर 29 प्रजाति के पशुओं को उसमें पेंट किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय पशुओं में हाथी, शेर, गेंडा, कई तरह के तेंदुए, कई तरह के हिरन, कुत्ता आदि का उल्लेख किया जा सकता है। और इनके अलावे फिर छिपकली या फ्रॉग, ये सब भी आपको मिल जाते हैं। एक रिमार्केबल जो मिसिंग है वो ये कि हिंदुस्तान के किसी भी मेसोलिथिक के पेंटिंग में सामान्य तौर पर स्नेक नहीं दिखाई देता है, और फिर मृदभांड नहीं दिखाई देता। यदि हम पशुओं से आगे बढ़कर देखें तो हमें दृश्य नजर आता है। उन दृश्यों के अंतर्गत आपको एक बार फिर से मैं मानव और पशु दोनों को दिखा देता हूं कि बहुत सारे दृश्य ऐसे नजर आते हैं जो शिकार के दृश्य हैं। शिकार के दृश्य के अंतर्गत मानव और पशु दोनों को दिखाया गया है, साथ में वेजिटेशंस वगैरह भी हैं। तो मानव का पशुओं के साथ में जो नाता दिखाई दे रहा है वो ये
कि मानव उन पशुओं का शिकार कर रहा है, लेकिन पशुओं को सिर्फ शिकार होते हुए नहीं दिखाया गया है। हमें स्वतंत्र पशुओं की पेंटिंग भी बड़ी संख्या में नजर आती है। इन स्वतंत्र पशुओं की पेंटिंग के अंतर्गत एक जो विशेष रिमार्केबल पेंटिंग है वह है एक्सरे स्टाइल की पेंटिंग। एक्सरे स्टाइल की पेंटिंग का मतलब है कि पेंटिंग जिस कैरेक्टर की गई है उसके शरीर के अंदर का ढांचा भी दिखाई देता है, यहां तक कि गर्भवती पशु के अंदर का गर्भ भी दिखाई देता है। तो कुछ ना कुछ विशेष पर्पस रहा होगा। क्या पर्पस रहा होगा, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि एक और रिमार्केबल पशु आपको नजर आने को है जिसको हम बोअर के रूप में पहचानते हैं। सामान्य बोअर नहीं है वो। बोअर एक तो उनके पशुओं में है, लेकिन विशेष बोअर नजर आता है वो। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर तो बोअर का है, लेकिन उसका जो आगे का थूथन है, जो स्टॉट है, वो नजर आता है गेंडे का। और उसके अंदर का जो अंडरलिप है, जो अंदर का अधरोष्ठ है, वह है हाथी का। और सींग है भैंस का। तो एक पशु के अंदर 4 पशुओं का संयोग यदि है तो देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहाइंड दैट। इसके बाद के दृश्यों के ऊपर ध्यान दीजिए तो जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल 2 तरह के दृश्य नजर आते हैं वो एक ज्योमेट्रिकल सीन्स है। अब उन ज्योमेट्रिकल सीन्स के पीछे की स्टोरी क्या है अभी तक हिस्टोरियन इसे डिस्कवर नहीं कर पाए। और एक दूसरा सीन नजर आने को है अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक दृश्यों के बारे में भी हम बस इतना जानते हैं कि शायद धार्मिक पर्पस से बनाया गया होगा, लेकिन उसकी धार्मिक क्रियाविधि क्या थी, उसका धार्मिक विश्वास क्या था, यह सब हम नहीं जानते। मोटे तौर पर आपके सामने में इनकी पेंटिंग की चर्चा तो हो गई। तो दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि इन पेंटिंग्स को देखकर बतौर हिस्टोरियन हमें क्या जानकारी मिलती है। ऑफ कोर्स एक जानकारी तो मिलती है कि कला का विकास हो गया था। दूसरी जानकारी यह मिलती है कि ये जो गुफा पेंटिंग है वो अकेले भीमबेटका में नहीं विकसित हुई थी उस युग में। बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड में हिंदुस्तान में अनेक गुफाओं में पेंटिंग का प्रमाण मिला है। चाहे केरल के इडुक्की में जाइए, या तमिलनाडु के टेरी में जाइए, या गुजरात के लंघनाज को देखिए, या बंगाल के वीरभानपुर को देखो, या उड़ीसा के संभल को देखो, यू विल फाइंड enormous amount of painting was done during that period. But of course Bhimbetka was the best one. अगला मुद्दा यह नजर आने को है कि भीमबेटका की जो पेंटिंग की परंपरा है क्या मेसोलिथिक पीरियड तक ही खत्म हो गई? तो नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसने आगे की पेंटिंग की धारा को भी प्रशस्त कर दिया, यानी कि इसने अपने पीछे दीर्घकालीन लिगेसी छोड़ा और हिंदुस्तान की परंपरा को लंबे समय तक गाइड की। अगला पहलू क्या है इंपॉर्टेंट इतिहासकार के लिए, कि जब हम उन पेंटिंग्स को देखते हैं तो देखते हुए हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं जिसे हम इतिहास का विषय बनाते हैं। एक जानकारी यह कि वो कितने प्रकार के पशुओं से वाकिफ थे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 29। दूसरी जानकारी यह कि उन पशुओं के अंतर्गत हमें 2 कैटेगरी नजर आते हैं। एक तो शिकार वाले पशु हैं, लेकिन कई ऐसे पशु हैं जिनके साथ में मानव सौहार्द का नाता बनाता हुआ दिखता है। सौहार्द का नाता जो बनाते हुए दिख रहा है उनमें से आप एक बोअर की पेंटिंग देख सकते हैं। बोअर की उस पेंटिंग को देखने से लगता है कि शायद वह कोई धार्मिक किस्म के पशु की तरह रहा होगा। उसे इस तरीके से इमेजिन किया गया होगा कि शायद यह कोई डिवाइन सत्ता है। हम चूंकि भगवान विष्णु को मानने वाला समाज हैं और विष्णु का एक अवतार वराह अवतार भी है, तो दिमाग तो स्वाभाविक रूप से उस दिशा की ओर भी जाता है। इसके बाद दूसरी बात आप देखोगे कि शिकार वाले दृश्य में दिखाया गया है कि शिकारी लोगों के साथ में प्राय कुत्ते चलते हैं, यानी कुत्तों का डोमेस्टिकेशन हो चुका था। इसी क्रम में मैंने बताया था कि एक्सरे
की शैली की जो पेंटिंग मिलती है उसको देखने से लगता है कि मानव और पशु के बीच में सौहार्द का नाता बन चुका था, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल शुरू हो चुका था। यानी मोटे तौर पर आपको यह बात समझना है कि जो दृश्य नजर आते हैं उन दृश्यों से पता चलता है कि मेसोलिथिक पीरियड के लोग जो थे वो प्रीडोमिनेंटली या तो हंटिंग करते थे या तो गैदरिंग करते थे अपनी आजीविका के लिए। लेकिन हंटिंग गैदरिंग के अलावे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल की जानकारी भी मिल जाती है। यही वो ट्रांजिशन है जो आगे चलकर डोमिनेंट फीचर बन जाता है नियोलिथिक फेज में। इसके बाद और क्या जानकारी नजर आती है, तो ये कि जब उनके पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको पुरुष शिकार करते हुए दिखाई देंगे और महिलाएं खाद्य संग्रहण करते हुए। तो यहां पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर नजर आता है। हिंदुस्तान के इतिहास में डिवीजन ऑफ लेबर की जो सबसे प्राचीनतम जानकारी है वो मेसोलिथिक के इन गुफाओं से ही मिलती है। इसके बाद और क्या, तो जब पेंटिंग इन्होंने किया है तो पेंटिंग तो रंग मांगता है। हमें कुल 16 प्रकार के रंग नजर आते हैं। तो रंगों के विकास की भी एक यात्रा नजर आ जाती है आपको। इसमें एक रिमार्केबल बात यह है कि आप मेसोलिथिक पेंटिंग में जब दुनिया भर के खाक छानते हैं तो पर्टिकुलरली यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो हमें पेंटिंग मिल रही है, उस पेंटिंग को देखोगे तो ज्यादातर पेंटिंग गुफाओं में उस जगह पर बनाए गए हैं जो जगह थोड़ा सा पीछे का है, जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा अंधेरा है, तो वहां सुरक्षित है वो। लेकिन भीमबेटका की पेंटिंग तो वहां बनाए गए हैं जहां प्रॉपर लाइट है, जहां लोग सामान्यतः जाते हैं उस पेंटिंग को देख लेते हैं, और बावजूद इसके वो यदि अभी तक सुरक्षित है, उसके रंग अभी तक बचे हुए हैं, तो ये तो एक वंडर की बात हो गई। और उसमें जो 16 प्रकार के रंग हैं, उन रंगों में भी 2 रंग ज्यादा उल्लेखनीय, लाल और सफेद। ये रंगों का निर्माण कैसे करते थे? तो सामान्य जो अंदाजा लगता है वो ये कि प्राकृतिक वनस्पतियों से, खनिज संसाधनों से, उनको फिर कई और सामग्रियों से मिलाते थे और मिला के रंग बना लेते थे। चाहे चारकोल हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे और भी कई सामग्रियां हैं, उन सबको मिलाते थे और फिर रंग बनाते थे। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भीमबेटका हमारे इतिहास का वो खजाना है जिस खजाने के रास्ते से आप लाखों साल का इतिहास जान पाते हैं। और एक नई बात यह जुड़ गई कि पिछले दिनों कुछ शोधकर्ता वहां पर संयोग से विजिट करने चले गए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे जीवाश्म का भी संकेत पाया है जिसे डिकन्सोनिया के तौर पर देखा जा रहा है। यह एक विलुप्त जीव है जो ऑस्ट्रेलिया में, यूक्रेन में, चाइना में हमें नजर आया है। उसी से मिलता जुलता जीवाश्म हमें अभी यहां भी नजर आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी और भी शोध कार्य हो रहा है, ये होता रहेगा, इतिहास में शोध तो चलता ही रहता है। इसी प्रकार के शोध की क्रियाओं से जुड़ते हुए मैं भी अब फिर कोई एक वीडियो आपके सामने में लेकर आऊंगा। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए। नमस्कार।